भारतीय शिक्षा ग्रंथमाला 5, वैश्विक संकटों का निवारण भारतीय शिक्षा, पर्व 3, संकटों का विश्लेषण, अध्याय 26, सकेंद्रीय दृष्टि, मनुष्य केंद्रीय रचना का स्वरूप। पृष्ठ संख्या 140। ऐसा कहते हैं कि भगवान जब सृष्टि की रचना करने लगे तब प्रथम पंचमहाभूत बनाए, फिर क्रमशः वनस्पति सृष्टि और प्राणी सृष्टि बनाई। प्राणी सृष्टि में प्रथम एक कोशीय जीव का निर्माण हुआ और क्रमशः जटिल रचना निर्माण होती गई। जब तक मनुष्य को नहीं बनाया था तब तक भगवान को संतोष नहीं हो रहा था। अंत में जब मनुष्य को बनाया तब भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने मनुष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम मेरे श्रेष्ठ सर्जन हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, यह सारी सृष्टि तुम्हारे लिए है, तुम उसका यथेच उपभोग करो और सुखपूर्वक जीवन यापन करो। तब से मनुष्य भगवान की कृपा के अनुसार सृष्टि का उपभोग कर रहा है। वह अपने आप को सृष्टि का मालिक मानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सृष्टि पर दिखाई देने वाले सारे प्राणी, जीव जंतु और वनस्पति उसकी सेवा के लिए ही हैं। इस सृष्टि के साथ उसके व्यवहार का स्वरूप कुछ इस प्रकार है। वह जीव जंतु, पशु पक्षी, प्राणियों को अपना आहार बनाता है। अपने वस्त्रों के लिए, पादत्राण, बस्ता आदि के लिए प्राणियों के खाल का उपयोग करता है। ये सब मरे हुए प्राणियों की खाल से ही बनते हों, यह आवश्यक नहीं है। प्राणियों को मारकर भी खाल प्राप्त की जा सकती है। सौंदर्य प्रसाधन बनाने हेतु प्राणियों पर प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए त्वचा पर लगाने वाले क्रीम आदि का प्रयोग खरगोश की आंखों में लगाकर किया जाता है, भले ही खरगोश अंधे हो जाएं। पशु और पक्षी पालन उन्हें मारकर खा जाने के लिए ही होता है। पशुओं का मांस अधिक स्वादिष्ट लगे, इस दृष्टि से उन्हें मारने के भी विविध तरीके अपनाए जाते हैं, जिनसे पशुओं को अतिशय यातना सहन करनी पड़ती है। अपनी अनंत कामनाओं की पूर्ति हेतु अमर्याद उपभोग की जीवन शैली उसने अपनाई है। इस उपभोग हेतु सारे प्राकृतिक संसाधनों का वह अधिकतम उपयोग करता है। ऐसा उपयोग करने में वह प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ता है और पर्यावरण के प्रदूषण का संकट खड़ा होता है। वह अधिक भोग सामग्री चाहिए, इसलिए रासायनिक खाद, कीटनाशक खाद आदि बनाता है, जिससे वायु, जल और भूमि का प्रदूषण होता है। इस प्रदूषण के निवारण हेतु जो उपाय किए जाते हैं उनसे और अधिक प्रदूषण होता है। यह चक्र चलता ही रहता है और प्रदूषण मुक्त सृष्टि की संभावना ही समाप्त हो जाती है। अपनी कल्पनाशील बुद्धि का प्रयोग कर विज्ञान के ज्ञान के सहारे उसने असंख्य यंत्र बनाए। इन यंत्रों पर उसे गर्व भी है। यंत्रों को बनाने में अनेक प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करता है। इन यंत्रों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप प्रकृति का संतुलन भारी मात्रा में नष्ट हो जाता है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग का ही एक प्रकार पेट्रोलियम का उपयोग है। भूमि तल से इतना अधिक पेट्रोल निकाला जाता है कि भूमि के अंतर का भी संतुलन खराब हो जाता है। उस पेट्रोल को साफ करने में, उसका प्रयोग कर वाहन चलाने में तथा उसके कचरे का निकाल करने में अत्यधिक प्रदूषण होता है। मनुष्य को इसकी कोई चिंता नहीं है। प्लास्टिक की खोज प्रकृति के स्वास्थ्य की हानि के लिए बड़ा भारी कारण है। प्लास्टिक ने असंख्य रूप धारण किए हैं। सिंथेटिक पदार्थों की पूरी दुनिया बस गई है। चारों ओर से प्लास्टिक ने विश्व को ऐसा घेर लिया है कि अब उससे छुटकारा पाना अतिशय कठिन हो गया है। प्लास्टिक ने खाने पीने की वस्तुओं और औषधों को भी नहीं छोड़ा है। प्लास्टिक का प्रभाव पर्यावरण पर तो अतिशय विपरीत होता ही है, मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी विपरीत होता है। सारे प्राकृतिक संसाधनों का आवश्यकता से कहीं अधिक उपयोग करना भी आज के मनुष्य का स्वभाव बन गया है। प्रकृति मनुष्य के लिए ही बनी है, ऐसी समझ बनने के कारण ऐसा अधिक उपयोग और अपव्यय करने में उसे संकोच अथवा अपराध बोध नहीं होता। प्रकृति के प्रति मनुष्य का कोई दायित्व होता है, इसकी उसे कल्पना तक नहीं आती। उसने प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण प्रयोग कर अपने ही स्वास्थ्य के लिए भारी संकट मोल लिया है। परंतु उस संकट के निवारण हेतु इन संसाधनों का प्रयोग कम करना चाहिए, ऐसा उसकी समझ में नहीं आता है। परिणाम स्वरूप वह जो भी उपाय करता है उससे संकट कम होने के स्थान पर और बढ़ जाता है। प्रकृति को सुख दुख होते हैं। सुखी होने से वह मनुष्य को भी सुख देती है और दुखी होने से मनुष्य के लिए भी दुख का कारण बनती है। यह बात मनुष्य के समझ में नहीं आती। अतः वह प्रकृति को दुखी करता ही रहता है और स्वयं भी दुखी होता है। इस दुख के निवारण हेतु वह जो उपाय करता है उनका कोई परिणाम नहीं होता, क्योंकि असली उपाय वह जानता ही नहीं है। प्रकृति को लेकर उसके द्वारा किए जाने वाले व्यवहार उसे हास्यास्पद बनाता है। उदाहरण के लिए
वह बड़ा घर चाहता है तो खेतों से में खेती करना छोड़कर वह मकान बनाता है। उसे वाहन चलाने हैं इसलिए सड़क बनाता है और उस हेतु से वृक्ष काटता है। यंत्र सामग्री बनाने हेतु, कागज बनाने हेतु, फर्नीचर बनाने हेतु वृक्ष काटता है। इससे वातावरण में गर्मी बढ़ती है। वह बिजली से चलने वाले पंखे, फ्रिज, एसी का प्रयोग करता है तो गर्मी और बढ़ती है। इस प्रकार गर्मी, एसी और अधिक गर्मी का विनाशक चक्र चलता रहता है और पर्यावरण की स्थिति अधिकाधिक बिगड़ती जाती है। इतने अधिक संकटों से घिर जाने के बाद भी मनुष्य को प्रकृति के बारे में अलग से विचार करने की, अपना व्यवहार बदलने की इच्छा नहीं होती। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के आड़े और किसी भी बात का विचार करना सूझता ही नहीं है। पश्चिम के प्राकृतिक विषयक इस दृष्टिकोण और व्यवहार के बारे में भारत की सोच कैसी है, इसका विचार करना उपयोगी होगा। प्रथम तो भारत में प्रकृति की भी स्वतंत्र सत्ता मानी गई है। मनुष्य के ही समान सृष्टि के छोटे बड़े सभी पदार्थ आत्म तत्व का ही आविष्कार है। उनकी भी स्वतंत्रता सत्ता है और मनुष्य का कर्तव्य है कि उन सबकी स्वतंत्रता सत्ता का सम्मान करें। भगवान ने मनुष्य को अपनी सभी कृतियों में सर्वश्रेष्ठ बनाया है और श्रेष्ठ होने के नाते अपने से छोटों की रक्षा करने का दायित्व भी उसे दिया है। भारत की दृष्टि कहती है कि मनुष्य के प्रकृति के साथ के संबंध के 4 आयाम हैं। पहला आयाम है आत्मीयता। प्रकृति के सभी पदार्थों के साथ आत्मीयता का, स्नेह का संबंध अपेक्षित है। ऐसे प्रेमपूर्ण संबंध के परिणाम स्वरूप सृष्टि में भी प्रेमपूर्ण वातावरण बनता है। सबका अंतःकरण प्रेम से प्रसन्न रहता है। इससे हिंसा कम होती है। हिंसा कम होने से भय कम होता है और सुरक्षा का भाव बढ़ता है। दूसरा आयाम है कृतज्ञता का। मनुष्य का जीवन प्रकृति के बिना असंभव है। उसकी सभी आवश्यकताएं प्रकृति के द्वारा ही पूर्ण होती हैं। इसलिए प्रकृति के प्रति कृतज्ञ रहना उसका धर्म है। कृतज्ञता का व्यवहार आदर और सम्मान का होता है। मनुष्य की ओर से आदर और सम्मान पाकर प्रकृति सुख का अनुभव करती है। सुख का अनुभव करने वाली प्रकृति मनुष्य को भी सुख देती है। सुख देने से जो सुख मिलता है वे और किसी भौतिक पदार्थ से नहीं मिलता। तीसरा आयाम है दोहन का। प्रकृति से सब कुछ प्राप्त होता है, परंतु मनुष्य को उतना ही लेना चाहिए जितना उसके लिए आवश्यक है। भारत के सभी नीति शास्त्र कहते हैं कि अपनी आवश्यकता से अधिक लेता है वह चोर है। मनुष्य को प्रकृति पर अधिकार धन, बल, सत्ता, बुद्धि आदि से प्राप्त नहीं होता है, केवल आवश्यकता के अनुपात में ही प्राप्त होता है। इसे दोहन का सिद्धांत कहते हैं। अधिकार जमाकर आवश्यकता से अधिक लेने को शोषण कहते हैं। प्रकृति का शोषण करने से सर्वत्र दुख फैलता है और अभाव निर्माण होता है। दोहन करने से सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और सुख मिलता है। आज पश्चिम अपने स्वामित्व भाव से प्रेरित होकर प्रकृति का शोषण करता है, उसे दुखी करता है और स्वयं भी दुखी होता है। पश्चिम के ऐसे व्यवहार से गैर पश्चिमी जगत को भी दुखी होना पड़ता है। शोषण बंद नहीं करना अपितु अन्य उपाय ही करते रहना कदापि परिणामकारी होने वाला नहीं है। पश्चिम को यही मान्य नहीं है। चौथा आयाम है रक्षण करना। भारत का कहना है कि अपने से छोटे हैं और उनका बड़ों ने रक्षण करना है। उनका रक्षण नहीं किया तो वे हमेशा भय और आशंका से ग्रस्त रहेंगे। इससे उनके मनोभावों का असंतुलन होगा। प्रकृति भी यदि भयभीत और आशंकित रहती है तो सिकुड़ जाती है। उससे प्राप्त होने वाले पदार्थों की गुणवत्ता कम हो जाती है। उनकी पोषकता, सुख देने की क्षमता, उनका रस कम हो जाता है। मनुष्य को उपभोग के बाद भी आनंद और तृप्ति का अनुभव नहीं होता। इसका कारण भी यही है। परंतु जीवन को भौतिक दृष्टि से ही देखने के कारण पश्चिम को प्रकृति को आत्म तत्व का ही आविष्कार मानने की कल्पना भी नहीं आती। जब तक यह मूल बात में परिवर्तन होता नहीं, तब तक दुख और अभाव दूर नहीं हो सकते। यह बात पश्चिम को भारत से ही सीखनी होगी। अपनी पश्चिम अभिमुखता दूर कर भारत को भी शिक्षक की भूमिका अपनानी होगी। व्यक्ति केंद्रीय रचना का स्वरूप। पश्चिम का स्वभाव ही है कि वह उपभोग और अधिकार के क्षेत्र को सिकुड़ता ही जाता है। विश्व का अधिकार क्षेत्र मनुष्य केंद्रीय बनाने के बाद क्रम आता है उसे व्यक्ति केंद्रीय बनाने का। इस सृष्टि में मनुष्य को मनुष्येतर पदार्थों के साथ रहना है। इसकी व्यवस्था बिठाने के लिए उसने मनुष्येतर सृष्टि को मनुष्य का दास माना और अपना स्वामित्व प्रस्थापित किया। अब मनुष्यों के जगत की बारी है। मनुष्य के जगत में उसने व्यक्ति केंद्रीय रचना बनाई। एक एक व्यक्ति स्वतंत्र है। स्वतंत्रता का अर्थ उसने कामनाओं की पूर्ति के और उपभोग के अधिकार के संदर्भ में बिठाया। अर्थात हर एक व्यक्ति को अपनी अमर्याद कामनाओं की पूर्ति का और स्वच्छंद उपभोग का अधिकार है।
हर व्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग का अधिकार केवल अपने लिए कैसे अधिक से अधिक प्राप्त हो इसका विचार करता है। इसके लिए अपनी बुद्धि, सत्ता, क्षमताओं का उपयोग करता है। जब हर व्यक्ति अपनी ही अमर्याद अधिकार मानेगा तो उसका स्वाभाविक परिणाम संघर्ष ही होगा। डार्विन ने इसे ही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की जीवित रहने की संभावना कहा है। भौतिक जगत का यह सिद्धांत पश्चिम सामाजिक जीवन को भी लागू करता है। पश्चिम के लिए संघर्ष जीवन का एक अनिवार्य अंग बन गया है। जीवन भी संघर्षपूर्ण है और संबंध भी। संघर्षपूर्ण जीवन युद्ध का मैदान है जिसमें हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध ही मोर्चा बांधता है। हर व्यक्ति को जीतना है और दूसरे को पराजित किए बिना जीता नहीं जाता। संघर्ष में जीतने के लिए व्यक्ति अपनी क्षमता बढ़ाता है, साथ ही दूसरों को दुर्बल बनाने के हथकंडे भी अपनाता है। युद्ध में सब कुछ जायज है, यह उसकी नीति है। कुछ भी प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस मूल धारणा के कारण विकास हेतु स्पर्धा अनिवार्य बन गई है। स्पर्धा का तत्व इतना प्रतिष्ठित हो गया है कि हम आज के युग को स्पर्धा का युग कहने लगे हैं। संघर्ष हेतु स्पर्धा और स्पर्धा के लिए संघर्ष का सिलसिला चल पड़ा है। इसका प्रभाव मानसिकता पर बहुत गहरा हुआ है। हो ना हो, सर्वत्र सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होने के भगीरथ प्रयास चल रहे हैं। प्रथम क्रमांक, प्रथम 10 स्थान, प्रथम 100 स्थान आदि की भाषा इतनी सहज हो गई है कि अब उसमें कुछ भी नया या असाधारण नहीं लगता। विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए, नौकरी में नियुक्ति के लिए, किसी भी विषय का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, अपने उत्पाद की बिक्री के लिए गला काट स्पर्धा में उतरना पड़ता है। सर्वश्रेष्ठ स्थान बनाने के लिए स्पर्धा में भी बने रहना पड़ता है। स्पर्धा में जितना जीतना युद्ध में जीतने से अधिक महत्व रखता है। स्पर्धा का मानसिक स्थिति पर बहुत विपरीत प्रभाव होता है। मानसिक स्वस्थता, शांति, आश्वस्ति, संतुष्टि आदि का लेश मात्र अनुभव नहीं होता है। इसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार की शारीरिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय विकार, यहाँ तक कि कर्क रोग जैसी असाध्य या दुस्साध्य बीमारियां इसी श्रेणी में आती हैं। हम देख ही रहे हैं कि इनकी व्याप्ति विश्व भर में हो गई है। निरंतर तनाव, उत्तेजना, निराशा, हताशा, अनिद्रा, पागलपन आदि इसके परिणाम हैं। यह आत्मघात के ही विभिन्न स्तर हैं। विश्व इस स्थिति में पहुंच गया है परंतु इसके स्रोत से बेखबर है। कुछ लोग जानते हैं परंतु वे उपाय नहीं करते क्योंकि वे इस स्थिति के लाभार्थी होते हैं। कुछ लोग जानते हैं परंतु उपाय नहीं कर पाते। कुल मिलाकर इस चक्र में फंसा विश्व मुक्त होने के लिए कुछ नहीं कर सकता। स्पर्धा से संघर्ष और संघर्ष से हिंसा अनिवार्य है। सीधी मारामारी, सशस्त्र संग्राम, खुली लूट आदि से बचने के लिए कुछ उपाय करने की आवश्यकता होती है। सभ्य भी दिखना है, प्राणों की रक्षा भी करनी है। इसलिए पश्चिम ने सामाजिक करार का सिद्धांत बनाया है। व्यक्ति केंद्रीय जीवन होने पर भी व्यक्ति की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति दूसरे व्यक्तियों से ही होती है। इससे एक आपसी लेन देन का व्यवहार बनता है। लेन देन के व्यवहार में स्वयं को घाटा ना हो, इसका ध्यान हर व्यक्ति की चिंता का विषय होता है। इस दृष्टि से कानून बनाए जाते हैं। कानून का पालन करना सबके लिए अनिवार्य बनाया जाता है। पालन नहीं करने पर मुकदमा चलता है, न्याय होता है और दंड दिया जाता है। व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए ये सारी व्यवस्था की जाती है, ना कि समाज हित के लिए। लेन देन का ये व्यवहार तो अनिवार्य है परंतु इसमें हर व्यक्ति की विशिष्ट मानसिकता बनती है। लेन देन के व्यवहार में लेना और देना बराबर हो, यह न्याय संगत है, परंतु हर व्यक्ति चाहता है कि उसे कम से कम देना पड़े और अधिक से अधिक मिले। यदि उसका बस चले तो सब कुछ ले और कुछ भी ना दे, परंतु यह तो संभव नहीं है। इसलिए कम से कम देना और अधिक से अधिक लेने की युक्ति प्रयुक्ति चलती है। लेन देन के सौदे यदि घाटे के बनने लगे तो व्यक्ति चाहता है कि करार ही भंग कर दिया जाए, नुकसान भरपाई कर दी जाए और नया करार कर दिया जाए। सारे सामाजिक संबंध करार के आधार पर ही बनते हैं और भंग भी होते हैं। इसमें भावुकता को कदाचित ही कोई स्थान होता है, अतः संबंध बिगड़ते नहीं हैं, केवल भंग होते हैं, समाप्त होते हैं। पति पत्नी का संबंध करार है, माता पिता और संतानों का संबंध करार है, शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध करार है, व्यापारी और ग्राहक का संबंध करार है, मालिक और नौकर का संबंध करार है तथा शासक और प्रजा का संबंध भी करार है। संसद, न्यायालय, वकील, पुलिस, कैद खाने के आधार पर यह करार की व्यवस्था चलती है। यही रूल ऑफ लॉ, कानून का राज्य है, जिसे आदर्श व्यवस्था का नाम दिया जाता है। वास्तव में यह मनुष्य को कृपण, अमानवीय, स्वार्थी, असुरक्षित बना देती है।
मनुष्य केंद्रीय रचना में जिस प्रकार मनुष्य प्रकृति को अपने उपभोग का साधन मानता है, उसी प्रकार व्यक्ति केंद्रीय रचना में व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को अपनी कामना की पूर्ति का साधन मानता है। यह उपयोगितावाद का सिद्धांत है जो पदार्थों और मनुष्य को समान रूप से लागू होता है। व्यक्ति के स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरा मनुष्य जितना उपयोगी है उतना ही, और जब तक उपयोगी है तब तक ही उसका मूल्य है और तब तक ही उसके साथ संबंध है। निष्ठा, मैत्री, वफादारी, श्रद्धा आदि सब उसमें ही समाहित हैं। मनुष्य केंद्रीय और व्यक्ति केंद्रीय के साथ साथ पश्चिम पुरुष केंद्रीय भी है। यह आश्चर्य की बात है अथवा नहीं भी है कि आदम की पसली को लेकर भगवान ने ईव को बनाया, इसलिए स्त्री पुरुष का ही एक हिस्सा है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। पुरुष के लिए स्त्री भोग्य है, एक पदार्थ है। 19वीं शताब्दी तक स्त्री को मताधिकार भी नहीं था। 19वीं शताब्दी में जिस प्रकार औद्योगिक क्रांति हुई, उसी प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में स्त्री मुक्ति, स्त्री स्वतंत्रता, स्त्री पुरुष समानता के लिए भी आंदोलन हुए। परिणाम स्वरूप आज पश्चिम में स्त्री और पुरुष समान हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और उनके समान अधिकार हैं। भारत के समान स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक नहीं हैं। समाज व्यक्ति के लिए है, कानून व्यक्ति के लिए है, व्यवस्थाएं व्यक्ति के लिए हैं। सारी दुनिया मेरे लिए है, मैं दुनिया के लिए नहीं हूं, ऐसा विचार करता है। पश्चिम की सोच को भारत बहुत आश्चर्य और खेदपूर्वक देखता है। इस व्यवस्था के पीछे नासमझी के अलावा और कुछ नहीं है, ऐसा ही भारत की सोच है। भारत का विचार पश्चिम के विचार से सर्वथा दूसरी दिशा का है। भारत के लिए समाज करार के नहीं अपितु एकात्मता के सिद्धांत पर ही बनी रचना है। वह आत्म तत्व का विश्व रूप है। यहाँ सारे संबंध आत्मीयता के हैं। व्यक्ति मेरे लिए समाज के स्थान पर, समाज के लिए मैं, मेरे लिए अन्य व्यक्ति के स्थान पर, अन्य व्यक्तियों के लिए मैं की सोच रखता है। यहाँ पति और पत्नी व्यक्ति के रूप में अपूर्ण हैं और दोनों मिलकर ही पूर्ण बनते हैं। विवाह यहाँ करार नहीं है, संस्कार है। माता पिता और संतानें परंपरा बनाए रखने वाली श्रृंखला की कड़ियां हैं और एक दूसरे से अभिन्न हैं। संपूर्ण समाज अपने सभी आयामों में परिवार भावना से संबंधित है। यहाँ संघर्ष नहीं, समन्वय मूल बात है। विश्वास, परस्पर पूरकता, परस्पर अवलंबन, दूसरे का विचार प्रथम करना, ये सामाजिक मूल्य हैं। यहाँ समृद्धि और संस्कृति एक साथ रहते हैं। संस्कृति निष्ठा सबके लिए समान रूप से अनिवार्य बात है। पश्चिम को सुखी, स्वस्थ, समृद्ध और सुसंस्कृत बनने के लिए भारत की समाज व्यवस्था के मूल सिद्धांतों को समझने की आवश्यकता है। इसकी चर्चा स्वतंत्र रूप से करने की आवश्यकता है। स्त्री के प्रति देखने का दृष्टिकोण। 21वीं शताब्दी के विश्व के अनेक देशों की स्त्रियों को तथा विशेष रूप से भारत के पुरुषों को यह जानकर हैरानी हो सकती है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों तक यूरोप में ऐसा माना जाता था कि स्त्री में आत्मा नहीं है, स्त्री एक पदार्थ है और अन्य पदार्थों की तरह पुरुष के लिए भोग्य वस्तु है। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के साथ साथ ही सामाजिक नव जागृति आई और स्त्रियों की मुक्ति, दासता से मुक्ति का प्रश्न महत्वपूर्ण बन गया। विडंबना यह है कि स्त्री हेय है, निम्न स्तर की है, पुरुष के सामने गौण है, उसमें बुद्धि नहीं है, वह अबला है, आश्रिता है, ऐसा भारत के स्त्रियों के लिए कहा गया और स्त्री मुक्ति का आंदोलन भारतीय समाज पर थोपा गया। भारत में स्त्रियों को दासता से मुक्त करने हेतु स्त्री शिक्षा का प्रारंभ किया गया। स्त्री पुरुष संबंध ठीक करने हेतु अनेक कानून बनाए गए और भारत के सामाजिक जीवन में भारी उथल पुथल हो गई। 19वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी तक आते ही आते अब स्त्री की स्थिति में भारी अंतर आ गया है, यह बात सत्य है। परंतु यह स्थिति आश्वस्त करने वाली है, ऐसा हम नहीं कह सकते। अब स्त्री दासी, भोग्या या आत्माहीन पदार्थ नहीं रही, परंतु वह स्त्री भी नहीं रही। अब वह एक व्यक्ति है, एक मनुष्य है, एक सत्ता है, परंतु स्त्री के व्यक्ति, मनुष्य, सत्ता होने के मापदंड पुरुष के हैं। वह स्त्री के शरीर धारण करते हेतु पुरुष बन गई है। उसे वे सारे अधिकार प्राप्त हुए हैं जो पुरुष के हैं। उसे स्त्री के अधिकार नहीं मिले हैं। वही शिक्षा, वही अवसर, वही व्यवसाय, वही सुविधाएं स्त्री को प्राप्त हैं जो पुरुष को हैं। स्त्री के लिए कुछ स्थिति के अनुकूल विशेष बातें होती हैं, इसकी ओर ध्यान नहीं गया है। मानक पुरुष ही है और स्त्री को अपने आप को उन मानकों पर सिद्ध करना है। पश्चिम भौतिक पद्धति से चीजों को देखता है, इसलिए स्त्री और पुरुष में केवल जैविक और मैथुनिक अंतर ही देखता है। शेष सारी बातें समान हैं, ऐसा मानता है। स्त्रीत्व और पुरुषत्व परस्पर पूरक हैं, दोनों मिलकर एक बनते हैं।
स्त्री के बिना पुरुष और पुरुष के बिना स्त्री अपूर्ण है आदि सब उनकी कल्पना से में भी नहीं आते। इसलिए स्त्री का विकास स्त्री की तरह और पुरुष का विकास पुरुष की तरह होना चाहिए, ऐसा उनके मन में बैठता नहीं है। दोनों को पश्चिम एक ही सांचे में ढालता है, इसे ही वे समानता और स्वतंत्रता कहते हैं। इस आधार पर जब परिवार, व्यवसाय, समाज, कानून आदि की रचना होती है, तब वह यांत्रिक और शिथिल बनती है। उसमें भावात्मक संबंध निर्माण नहीं होते। इस स्थिति में सभ्यता का विकास भले ही हो जाए, संस्कृति का नहीं होता। बिना संस्कृति के सभ्यता बिना देव प्रतिमा के भव्य मंदिर जैसे होता है। पश्चिम को यदि विनाश से बचना है, सुसंस्कृत होना है, स्वस्थ और समृद्ध समाज बनना है, सुख और शांति का अनुभव करना है, तो उसे अपने सामाजिक जीवन के बारे में भारत से अनेक बातें सीखनी होंगी। परंतु पश्चिम भारत से सीखे उससे पूर्व भारत को भी ये बातें पुनः सीखनी होंगी। जब से भारत में पश्चिम की शिक्षा प्रतिष्ठित हुई है, भारत ने अपनी अनेक अमूल्य बातों का त्याग कर पश्चिम की निकृष्ट बातों को अपनाया है, उन्हें प्रतिष्ठा दी है, आधुनिक मानकर उनका सम्मान किया है। अब भारत को अपने आप के विषय में पुनर्विचार करना होगा। इस दृष्टि से पश्चिम की स्त्री का आदर्श छोड़ना होगा। उसे जो महिमा मंडित किया जाता है, उसके बारे में चिंतन करना होगा। पश्चिम की स्त्री की अवधारणा भारत में कभी नहीं रही है। एक ही परमात्म तत्व स्त्री धारा और पुरुष धारा के रूप में विभाजित हुआ है और दोनों मिलकर ही एक बनते हैं, ऐसा प्रारंभ काल से ही भारत में माना जाता रहा है। स्त्री विषयक पश्चिम की अवधारणा को नकारने कुछ निहितार्थ हैं। परिवार विषयक संकल्पना को छोड़ना, विवाह विषयक कानूनों को बदलना, समाज रचना के पश्चिम के सिद्धांतों का त्याग करना, स्त्री के संदर्भ में पुरुष और पुरुष के संदर्भ में स्त्री के बारे में पुनर्विचार करना, विश्वविद्यालयों के सामाजिक अध्ययन के विभागों में, बौद्धिक समूहों में, धर्म सभाओं में इस विषय का ऊहापोह करना होगा। पश्चिम की संकल्पना को नकारने के लिए जितना बौद्धिक पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उससे भी अधिक मनोवैज्ञानिक परिश्रम करना पड़ेगा। जितना पुरुष वर्ग को उतना ही स्त्री वर्ग को चिंतन करना पड़ेगा। यह मामला मनस्थिति और परिस्थिति दोनों क्षेत्रों में उलझा हुआ है। उसे सुलझाने के लिए पर्याप्त धैर्य, चिंतन, अपनी परंपरा के गौरव, आत्मविश्वास और हीनता बोध से मुक्ति की आवश्यकता रहेगी।